नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, स्पीडी पब्लिकेशन का रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के लिए रेलवे सामान्य अध्ययन की पुस्तक जो कि विगत 31 वर्षों के हल प्रश्न पत्र के साथ में तैयार की गई है। और इस पुस्तक के बारे में बात करें दोस्तों तो यह पूर्ण रूप से अपडेटेड पुस्तक है और ये दोस्तों वर्ष 1992 से लेकर के वर्ष 2023 तक के प्रश्नों को इसमें संकलित किया गया है। दोस्तों, इसमें बात करें तो कुल मिलाकर के 1980 सेट्स हैं, जिसमें कि आरआरसी ग्रुप डी 2022 में जो परीक्षा हुए हैं उसके भी प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है। इसके मुख्य आकर्षण की बात करें तो इसका मुख्य आकर्षण है दोस्तों भारतीय रेल एक परिचय, उसके बाद में विश्व और भारत का इतिहास, विश्व और भारत का भूगोल, उसके बाद में दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, भारत के राज्य, भारत एक परिचय, विश्व एक दर्शन और फिर उसके बाद में समसामयिक घटना चक्र। इसके साथ में बात करें दोस्तों तो इसमें जनसंख्या 2011 से भी संबंधित प्रश्न मिलेंगे और फिर हमारा सौरमंडल, क्षेत्रीय सामान्य अध्ययन, कंप्यूटर विज्ञान, मानव शरीर, उसके बाद में कृषि एवं पशुपालन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित भी प्रश्न को इसमें संकलित किया गया है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो इसमें कुल मिलाकर के 1980 सीट्स हैं, जिसमें कि 1005 हल प्रश्न पत्र है, उसके बाद 624 मॉडल सेट्स और फिर 351 विषयों का संग्रह किया गया है। दोस्तों, यह पुस्तक जो है वो किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही कारगर है। विशेषकर बात करें तो विशेष करके बिहार कांस्टेबल और जो बिहार एसआई का पोस्ट होता है उसके लिए जो परीक्षाएं आयोजित होती है उसके लिए भी यह पुस्तक बेहद ही कारगर है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में यह देखने को मिला है कि डायरेक्ट ही इस पुस्तक से प्रश्न को उसमें डाला गया है। फिलहाल हम लोग अपने समय को न गंवाते हुए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं अपने विषय सूची की ओर और देखते हैं दोस्तों इसके विषय सूची को। इसके विषय सूची को देखने से स्पष्ट होता है दोस्तों कि अभी तक हम लोग कुल मिलाकर बात करें तो 50 अध्याय को हम लोग इसमें कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि विश्व एक दर्शन तक हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। और आज के सेशन में दोस्तों हम लोग खेल दर्पण और उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय संगठन केवल 2 ही टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद से दोस्तों क्वेश्चन बैंक की शुरुआत हो जाती है। तो अगले सेशन में हम लोग क्वेश्चन बैंक से पढ़ना शुरू करेंगे और क्वेश्चन बैंक के अंतर्गत क्वेश्चन बैंक को देखते हुए उसके बीच बीच में कुछ, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये पुस्तक 3 चरणों में अर्थात 3 पार्ट में अध्ययन करवा रही है, तो हम लोग 2 तरफ क्वेश्चन बैंक को देखेंगे अगले सेशन में और फिर उसके बाद में बीच में दोस्तों एक छोटे छोटे टॉपिक को देखेंगे जिसमें कि भारत के राज्य होंगे और फिर इसके बाद में हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आज के सेशन के बारे में बात करें तो हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं दोस्तों खेल दर्पण के बारे में और फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। इस तरीके से दोस्तों जानकारी प्राप्त करने वाले हैं हम लोग खेल दर्पण के बारे में। और सेशन शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं बोल दूं कि अगर इसके पहले की वीडियो को आप लोग नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाकर के वहां से देख करके आप लोग लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि यह पुस्तक किसी भी वनडे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही कारगर और उपयोगी साबित होने वाली है। फिलहाल शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। पहला पॉइंट कह रहा है कि प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे। दोस्तों, प्रथम जो ओलंपिक खेल है उसका आयोजन किया गया था 776 ईस्वी पूर्व में, जबकि आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ हुआ था 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को। कहने का मतलब है कि सबसे पहले या प्रथम ओलंपिक जो खेल हुआ था उसका आयोजन हुआ था 776 ईस्वी पूर्व में, लेकिन आधुनिक ओलंपिक खेल जो प्रतियोगिता है उसकी आरंभ की तिथि या उसकी शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को। वहीं बात करें तो ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों पर होता है, जबकि आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक माना जाता है दोस्तों पियरे डी कुर्तिबन जो कि फ्रांस के हैं, या पियरे डी कुबर्तीन जो कि फ्रांस के हैं, उनको ही आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में ओलंपिक ध्वज के बारे में बात करें दोस्तों तो ओलंपिक ध्वज के जो डिजाइन करने वाले हैं उनके डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है दोस्तों पियरे डी कुबर्तीन को। इसके बाद आगे बढ़े तो ओलंपिक ध्वज को मान्यता प्राप्त हुई है दोस्तों 1913 ईस्वी से। कहने का मतलब है कि वर्ष 1913 ईस्वी से ही ओलंपिक ध्वज को मान्यता प्राप्त हुई थी, जबकि ओलंपिक ध्वज पहली बार फहराया गया था 1920 ईस्वी में। और ओलंपिक प्रतियोगिता की ध्वज में स्थित 5 जो रंगीन चक्र हैं वे 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि ओलंपिक जो ध्वज हैं उसके बीच में 5 रंग का या 5 कलर का एक चक्र होता है और वो पांचों के पांचों रंग जो हैं या पांचों के पांचों चक्र हैं वे 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं। इसके बाद में बात करें दोस्तों तो उसमें का जो रंग होता है वो पीला, नीला और हरा चक्र दर्शाता है दोस्तों एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। कहने का मतलब है कि
पांचों महाद्वीपों में जो पीला कलर का जो चक्र होता है वो एशिया को दर्शाता है, जबकि नीला कलर का चक्र यूरोप को दर्शाता है, और हरा कलर का जो चक्र है वो ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है, जबकि काला कलर का जो चक्र है वो दोस्तों अफ्रीका को दर्शाता है, और लाल चक्र दर्शाता है दोस्तों अमेरिका को। ये पांचों के पांच रंग है और पांचों के पांच महाद्वीप हैं दोस्तों। इसके बाद में हम लोग बात करें, एक बार फिर से इसे समझने का प्रयास करेंगे। पीला रंग से दोस्तों एशिया को दर्शाया जाता है, जबकि नीला यूरोप को और हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित करता है। उसके बाद में काले रंग की बात करें तो काला रंग अफ्रीका को, जबकि लाल रंग अमेरिका को दर्शाता है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट को। तो ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा, ओलंपिक में मशाल जलाने की प्रथा भी शुरू हुई थी, और इस प्रथा की शुरुआत हुई थी वर्ष 1928 ईस्वी से। कहाँ में दोस्तों? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट को देखें तो भारत जो है वो ओलंपिक में शामिल हुआ था वर्ष 1928 ईस्वी में। इसके पहले वर्ष 1928 से पहले भारत ओलंपिक का सदस्य नहीं हुआ करता था, वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं किया करता था। लेकिन जब समय आया वर्ष 1928 ईस्वी का, उसके बाद से ही भारत ओलंपिक में शामिल हुआ और ओलंपिक के खेलों में प्रतिस्पर्धा करने लगा। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1894 ईस्वी में, जबकि ओलंपिक समिति की मुख्यालय है दोस्तों लोसाने स्विट्जरलैंड में, और ये लोसानो है स्विट्जरलैंड में, और वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई। कब? 1894 ईस्वी में। वहीं बात करें तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम स्वर्ण पदक विजेता रहा है दोस्तों जेम्स कॉलोनी, जो कि अमेरिका के हैं। आधुनिक ओलंपिक खेल का जो प्रथम स्वर्ण पदक विजेता है वे हैं जेम्स कानोली, और ये कहाँ के हैं? ये हैं अमेरिका के। उसके बाद में ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला की बात करें तो वे पहली महिला है दोस्तों चार्लोट कूपर, जो कि इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी हैं। और ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष की बात करें तो भारत की तरफ से सबसे पहले ओलंपिक पदक जीतने वाले वो व्यक्ति रहे थे, वे थे दोस्तों केडी जाधव, जो कि वर्ष 1952 ईस्वी में ही वे कांस्य पदक को जीते थे। कहने का मतलब है कि किसी भी मामले में चाहे वो स्वर्ण पदक हो, उसके बाद में रजत पदक हो या फिर कांस्य पदक हो, ये किसी भी पदक के मामले में सबसे पहला पदक जीतने वाले व्यक्ति रहे थे केडी जाधव, जिन्हें वर्ष 1952 ईस्वी में यह कारनामे करने का समय प्राप्त हुआ था। और ये दोस्तों ये पहले व्यक्ति रहे थे जब ओलंपिक में भी कोई भी पदक को जीते हों। उसके बाद में महिलाओं के ओलंपिक खेलों में भागीदारी हुई थी दोस्तों द्वितीय ओलंपिक 1900 ईस्वी में पेरिस में, जबकि भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी की बात करें तो वो खिलाड़ी हैं लीला रो। कहने का मतलब है कि लीला रो वे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जो कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट की थी। इसके बाद में ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो वे कर्णम मल्लेश्वरी थी, जिन्होंने वर्ष 2000 ईस्वी में सिडनी में कांस्य पदक को जीता था। और ओलंपिक म्यूजियम की बात करें तो ओलंपिक म्यूजियम जिनेवा में स्थित है। वहीं प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल के आयोजन की बात करें तो प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था दोस्तों चामोकिन्स फ्रांस में वर्ष 1924 ईस्वी में, जबकि सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने प्रवेश किया था वर्ष 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम हॉलैंड में। और वहीं बात करें तो ओलंपिक खेलों में हॉकी महिला टीम ने पहली बार भाग लिया था 1980 ईस्वी में। कहाँ पर लिया था दोस्तों? मॉस्को ओलंपिक में। इसके बाद में ओलंपिक के पहला शुभांकर की बात करें तो ओलंपिक का पहला शुभांकर है दोस्तों वाल्डे द डाकसूड, जबकि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम का नामकरण है दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल, और इसका नामकरण वर्ष 1978 ईस्वी में किया गया था। जबकि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत की बात करें तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत वर्ष 1930 ईस्वी से हुई थी, और ये कहाँ हुई थी दोस्तों? तो इसकी शुरुआत हुई थी हैमिल्टन कनाडा से। इसके बाद में हम लोग अगले पॉइंट को देखें तो अगला पॉइंट कह रहा है कि किस राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था। दोस्तों वो दूसरा राष्ट्रमंडल खेल था जब भारत ने पहली बार भाग लिया था, और ये कहाँ हुआ था दोस्तों? यह खेल हुआ था लंदन में वर्ष 1934 ईस्वी में। कहने का मतलब है कि लंदन में वर्ष 1934 ईस्वी में जब दूसरा राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था, उसी खेल में भारत पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा लिया था। इसके बाद में एशियाई खेल के जनक देश के बारे में बात करें तो एशियाई खेलों के जनक के रूप में जाना जाता है भारत को। जबकि एशियाई खेल का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ था इसके बारे में बात करें तो एशियाई खेल का प्रारंभ हुआ था 4 मार्च 1951 ईस्वी को, और कहाँ पर हुआ था? तो नई दिल्ली में ही इसका शुभारंभ किया गया था। इसके बाद में बात करें तो एशियाई खेल का नामकरण किया था दोस्तों पंडित नेहरू ने, जबकि प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर जंतर मंतर में था।
इसके बाद में बात करें तो एशियाई खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला देश है दोस्तों चीन। कहने का मतलब है कि अभी तक जो जितने भी एशियाई खेल हुए हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाला जो देश है वह चीन देश है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखते हैं अगले पॉइंट को। भारत में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ कब हुआ था? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हुआ था वर्ष 1924 ईस्वी से, जबकि राष्ट्रीय खेल प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ वर्ष 1924 ईस्वी से हुआ था भारत में, और राष्ट्रीय खेल है दोस्तों प्रत्येक 2 वर्ष पर इसका आयोजन किया जाता है। इसके बाद में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, और ये कब मनाया जाता है दोस्तों, किसके अवसर पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर, और ये कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को ही मनाया जाता है। दोस्तों 29 अगस्त जो है वो हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है। इसके बाद में ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत की गई थी वर्ष 2002 ईस्वी में, जबकि हॉकी के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों मेजर ध्यानचंद, और उसकी एक आत्मकथा है। उनका आत्मकथा है दोस्तों गोल। कहने का मतलब है कि गोल एक आत्मकथा है, और ये किनकी आत्मकथा है? तो यह है मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा, जो कि हॉकी के जादूगर के रूप में भी जाने जाते हैं। इसके बाद में ध्यानचंद जीवन काल सफलता पुरस्कार पहले प्राप्तकर्ता कौन है? वह है अपर्णा घोष। इसके बाद में क्रिकेट का प्रथम विश्व कप का आयोजन हुआ था वर्ष 1975 ईस्वी में, और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था वर्ष 1975 में इंग्लैंड में। कहने का मतलब है कि क्रिकेट के प्रारूप में, क्रिकेट के जो वनडे प्रारूप है उसका विश्व कप का आयोजन सबसे पहले 1975 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, और ये इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई थी। कहने का मतलब है कि ये पहला ही विश्व कप था वर्ष 1975 में, जिसका आयोजन इंग्लैंड में हुआ था। इसके बाद में क्रिकेट में प्रथम विश्व कप का नाम क्या था? या क्रिकेट में प्रथम विश्व कप का नाम था दोस्तों प्रेसिडेंशियल कप। इसके बाद में क्रिकेट में प्रथम विश्व कप विजेता देश की बात करें तो क्रिकेट में, अर्थात क्रिकेट जो 1975 ईस्वी से इसका आयोजन शुरू हुआ था विश्व कप के तौर पर, उसमें सबसे पहले विजेता देश रहा था दोस्तों वेस्ट इंडीज, और उपविजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था। इसके बाद में प्रथम विश्व कप क्रिकेट की बात करें तो प्रथम विश्व कप क्रिकेट वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय टीम की ओर से कप्तानी कर रहे थे एस वेंकट राघवन। कहने का मतलब है कि 1975 में जब विश्व कप आयोजन हुआ था तो वो प्रथम विश्व कप ही था, और उसमें भारत की तरफ से कप्तानी करने वाले थे दोस्तों एस वेंकट राघवन। जबकि विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था वर्ष 1992 ईस्वी से। इसके पहले विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट, अर्थात पूरे टूर्नामेंट में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी होते हैं उनका सम्मान इसके पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन वर्ष 1992 ईस्वी से इसका भी प्रावधान किया जाने लगा। अर्थात वर्ष 1992 ईस्वी से क्रिकेट की एक सीरीज में जो पूरे श्रृंखला में व्यक्ति जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, जो खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, उसके लिए उसे मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब या पुरस्कार शुरुआत किया गया। इसके बाद में बात करें तो विश्व कप क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने का श्रेय जाता है दोस्तों डेनिस एमिस को, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हुआ करते थे, और डेनिस एमिस ही इंग्लैंड के वो खिलाड़ी हैं जो कि विश्व कप क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी रहे हैं। वहीं बात करें तो भारत ने पहली बार विश्व कप जीता था दोस्तों वर्ष 1983 ईस्वी में, और ये जीता था वेस्ट इंडीज को 43 रनों से हरा करके। इसके बाद में बात करें तो क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी होती है 4 फीट की, जबकि क्रिकेट में बॉलिंग क्रीज की लंबाई 8.8 फुट की होती है। वहीं बात करें तो क्रिकेट गेंद की परिधि होती है 8 इंच की या 20.3 सेंटीमीटर से लेकर के 9 इंच, अर्थात कहने का मतलब है कि 8 इंच से 9 इंच की होती है, या इसे सेंटीमीटर में बात करें तो 20.3 सेंटीमीटर से लेकर के 22.9 सेंटीमीटर के बीच में होती है किसकी दोस्तों? क्रिकेट में गेंद की परिधि। इसके बाद बात करें तो क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच वर्ष 1877 ईस्वी में खेला गया 15 मार्च को। कहने का मतलब है कि क्रिकेट का जो पहला टेस्ट मैच था वो 15 मार्च वर्ष 1877 ईस्वी को हुआ था, और वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था मेलबर्न में, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को हरा करके विजयी रही थी। इसके बाद में बात करें अगले पॉइंट के बारे में, तो अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत ने पहला टेस्ट मैच खेला था वर्ष 1932 ईस्वी में, और टेस्ट मैच की एक पारी में चौहरा शतक लगाने वाला प्रथम खिलाड़ी है दोस्तों ब्रायन लारा। कहने का मतलब है कि टेस्ट मैच के एक पारी में 4 शतक लगाने वाले, 4 शतक कहने का मतलब है कि एक ही बार खेलते हुए 400 से अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी की बात करें तो वो ब्रायन लारा हैं। और ब्रायन लारा जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हुआ करते हैं, और ब्रायन लारा इंग्लैंड के खिलाफ ही यह कारनामा किया था वर्ष 2004 ईस्वी में।
इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट को देखें तो अगला पॉइंट कह रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी की बात करें तो वह है दोस्तों मिताली राज, और वो बनाई थी इंग्लैंड के विरुद्ध दोहरा शतक, और कुल मिलाकर के वे 214 रन बनाई थी। इसके बाद में बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में सभी 10 के 10 विकेट लेने वाले प्रथम खिलाड़ी की बात करें तो वो खिलाड़ी थे जिम लेकर, इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। कहने का मतलब है कि जिम लेकर जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हुआ करते थे, वे टेस्ट क्रिकेट में सभी के सभी जो 10 के 10 विकेट हैं वे अकेले ही प्राप्त करने वाले खिलाड़ी रहे थे, जबकि सर डोनाल्ड ब्रैडमैन थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। उसके बाद में क्रिकेट का बाइबिल का किसे कहा जाता है दोस्तों? क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है विजडन नामक वार्षिक पत्रिका को। कहने का मतलब है कि विजडन नाम की एक वार्षिक पत्रिका प्रकाशित होती है जिसे ही क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है। उसमें क्रिकेट की सर्वाधिक बातें उसमें बताई गई होती है और क्रिकेट के सभी पहलुओं पर उस पर फोकस किया गया होता है। इसके बाद में बात करें तो क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच खेला गया था 5 जनवरी वर्ष 1971 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया भी जीता रहा था और इंग्लैंड उसमें उस मैच को हार चुका था और उप विजेता रहा था। इसके बाद में बात करें तो शीश महल ट्रॉफी के बारे में बात करें तो ये क्रिकेट से संबंधित है। दोस्तों इस पॉइंट को एक बार फिर से ध्यान में रखेंगे कि क्रिकेट का जो पहला एक दिवसीय मैच खेला गया था वो 5 जनवरी 1971 ईस्वी को ही खेला गया था, और ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा था और इंग्लैंड दोस्तों उप विजेता रहा था। इसके बाद में आईसीसी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1909 ईस्वी में। कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था दोस्तों दुबई में। इसके बाद बात करें तो आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष रहे थे दोस्तों जगमोहन डालमिया। इसके बाद में बात करें तो भारत आईसीसी का सदस्य बना था वर्ष 1926 ईस्वी में। कहने का मतलब है कि एक बात यहाँ पे ध्यान से जरूर देखेंगे दोस्तों कि आईसीसी की स्थापना हुई थी वर्ष 1909 ईस्वी में, लेकिन भारत इसका सदस्य बना था 1906 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में। जबकि बीसीसीआई की स्थापना की बात करें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तो इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 ईस्वी में, और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष रहे थे RE ग्रांट गोविल। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे अगले पॉइंट को। इसके बाद में अगले पॉइंट को देखें दोस्तों तो अगला पॉइंट कह रहा है विभिन्न खेलों के मैदानों की माप से संबंधित है। इसमें हम लोग विभिन्न खेलों के मैदानों के माप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि खो खो खेल है, खो खो खेल का जो मैदान होता है उसका माप होता है 29 मीटर गुना 16 मीटर। कहने का मतलब है कि लंबाई और चौड़ाई का माप होता है 29 गुना 16, 29 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा होता है खो खो खेल के ग्राउंड की माप। जबकि रग्बी फुटबॉल की बात करें तो रग्बी फुटबॉल का ग्राउंड का माप होता है 110 गज गुने 75 गज। जबकि कबड्डी का होता है 12.5 मीटर गुना 10 मीटर अर्थात 12.5 मीटर गुना 10 मीटर। उसके बाद में टेबल टेनिस की बात करें तो इसका 9 फीट गुना 5 फीट और ऊंचाई होता है दोस्तों 2.5 फीट की। इसके बाद में वाटर पोलो की बात करें तो इसका होता है 30 गज गुना 20 गज, और बॉक्सिंग रिंग की बात करें तो इसका होता है 16 फीट और 25 फीट की। जबकि पोलो की बात करें तो पोलो एक खेल है और पोलो खेल में ग्राउंड की माप होती है दोस्तों 300 गज गुना 160 गज। उसके बाद में बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन में 44 फीट गुने 17 फीट एकल के लिए, जबकि युगल के लिए बात करें तो 44 फीट गुने 20 फीट। कहने का मतलब है कि बैडमिंटन के लिए 2 कोर्ट तैयार किए जाते हैं, एक होता है सिंगल के लिए और दूसरा होता है डबल के लिए अर्थात एकल और युगल के लिए। जब एकल प्रतियोगिता होती है तो उसके लिए पिच या उसके लिए फील्ड या उसके लिए ग्राउंड की माप होती है 44 गुने 17 फीट, जबकि डबल्स के लिए या युगल के लिए 44 गुने 20 फीट। इसके चौड़ाई में 3 फीट की बढ़ोतरी की जाती है। इसके बाद में डर्बी घुड़दौड़ की बात करें तो डर्बी घुड़दौड़ में 1.5 मील रास्ता या फिर उसके बाद में 2.4 किलोमीटर की रास्ता होती है। इसके बाद में हम लोग बात करें तो बेसबॉल में फील्ड का जो माप होता है वो 90 फीट का प्रत्येक बेस और कर्ण की दूरी 127 फीट की होती है। जबकि बास्केटबॉल के बारे में बात करें तो बास्केटबॉल वाले ग्राउंड की माप होती है 28 मीटर गुने 15 मीटर, जबकि वॉलीबॉल के लिए 18 मीटर गुने 9 मीटर की होती है। वहीं बिलियर्ड से टेबल की बात करें तो बिलियर्ड से टेबल की होती है 11 फीट गुने 5 फीट और इसकी ऊंचाई होती है 3 फीट की। जबकि हॉकी के बारे में बात करें तो हॉकी का होता है 100 गज गुना 60 या फिर उसके बाद में 65 गज, या 100 गज या
100 गज उसकी लंबाई कर दी जाती है और चौड़ाई 60 गज या फिर 65 गज की जाती है। किसके लिए? हॉकी के लिए। वहीं फुटबॉल के लिए बात करें तो फुटबॉल के लिए 110 गज गुना 80 गज और लॉन टेनिस 78 फीट गुना 27 फीट एकल के लिए, जबकि डबल्स के लिए बात करें तो ये 78 फीट गुने 36 फीट की होती है। कहने का मतलब है कि लॉन टेनिस भी इसकी दो प्रतियोगिता होती है, एक सिंगल अर्थात एकल और युगल अर्थात डबल। जब सिंगल अर्थात एकल की मुकाबला करवानी होती है तो उसमें फील्ड या मैदान की माप की जाती है 78 फीट गुना 27 फीट की, लेकिन वहीं जब डबल या युगल प्रतियोगिता करवानी होती है जिसमें दो खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं तो उसके लिए फील्ड का तैयार किया जाता है दोस्तों 78 फीट गुना 36 फीट का। उसके बाद मैराथन दौड़ की बात करें तो मैराथन दौड़ के लिए 26 मील की दूरी या 26 मील 385 गज या फिर उसके बाद में बात करें तो 42.195 किलोमीटर की फील्ड तैयार की जाती है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो कि कह रहा है कि खेल सामग्रियों का मापतौल। खेल सामग्री के मापतौल के बारे में बात करें तो क्रिकेट पिच की लंबाई होती है 22 गज या फिर 20.12 मीटर की। वहीं क्रिकेट की बल्ले की माप होती है, लंबाई होती है 96.5 सेंटीमीटर या 38 इंच, जबकि उसके चौड़ाई की बात करें तो ये 10.8 सेंटीमीटर या फिर 4.5 इंच की। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि क्रिकेट का जो बल्ला होता है या जो बैट होता है उसकी लंबाई 38 इंच की होती है और चौड़ाई 4.5 इंच की होती है। वहीं क्रिकेट के बॉल के वजन की बात करें तो क्रिकेट की बॉल का वजन होता है 5.5 से लेकर के 5.75 औंस तक में। इसके बाद में क्रिकेट स्टंप्स, क्रिकेट में जो स्टंप्स लगाए जाते हैं, तीनों स्टंप्स लगाए जाते हैं, उसकी ऊंचाई की बात करें तो ये भूमि से लेकर के 28 इंच की इसकी ऊंचाई होती है, जबकि बॉलिंग क्रीज की लंबाई होती है 8 फीट 8 इंच की। वहीं फुटबॉल गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है 8 फीट या फिर 2.44 मीटर की और फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है 24 फीट या 7.32 मीटर की। वहीं दोस्तों बात करें फुटबॉल गेंद की परिधि के बारे में तो फुटबॉल गेंद का जो परिधि होता है उसका 27 से लेकर के 28 इंच के बीच होता है। वहीं हॉकी बॉल के वजन की बात करें तो हॉकी बॉल का वजन 5.5 औंस से लेकर के 5.75 औंस तक की होती है। इसके बाद में हॉकी गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है 7 फीट या फिर 2.13 मीटर की, जबकि हॉकी गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है 4 गज या 3.66 मीटर। जबकि हॉकी गेंद की परिधि होती है दोस्तों 8.81 इंच से लेकर के 9.25 इंच तक, या फिर हम लोग सेंटीमीटर में बात करें तो सेंटीमीटर में 22.4 सेंटीमीटर से लेकर के 23.5 सेंटीमीटर के बीच में हॉकी गेंद की परिधि होती है। वहीं वॉलीबॉल के बारे में बात करें तो वॉलीबॉल गेंद की परिधि 66 सेंटीमीटर लगभग होती है, जबकि वॉलीबॉल गेंद का भार 270 ग्राम लगभग होता है। वहीं बैडमिंटन नेट की बात करें तो बैडमिंटन का जो नेट है वो 1.59 मीटर की होती है, या कहने का मतलब है कि 1.52 मीटर केंद्र में और 1.55 मीटर नेट पोस्ट पर इसकी ऊंचाई होती है। दोस्तों भूमि से इसकी ऊंचाई की बात करें तो भूमि से इसकी ऊंचाई हो जाती है, कहने का मतलब है कि बैडमिंटन नेट की भूमि से ऊंचाई होती है 1.59 मीटर से लेकर के 1.59 मीटर, या फिर हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि 1.52 मीटर केंद्र में और फिर 1.55 मीटर नेट पोस्ट पर इसकी ऊंचाई होती है। जबकि लॉन टेनिस बॉल के व्यास की बात करें तो लॉन टेनिस बॉल का व्यास होता है 6.35 सेंटीमीटर से लेकर के 6.67 सेंटीमीटर, जबकि लॉन टेनिस बॉल का भार होता है 56.7 ग्राम से लेकर के 58.5 ग्राम तक। वहीं टेबल टेनिस बॉल का व्यास होता है 37.2 मिलीमीटर से लेकर के 38.2 मिलीमीटर तक, जबकि टेबल टेनिस बॉल का भार होता है दोस्तों 2.7 ग्राम, कहने का मतलब है कि इसका व्यास होता है 40 मिलीमीटर की। जबकि गोल्फ छेद का व्यास होता है 4.50 इंच अर्थात 4.5 इंच, जबकि गोल्फ गेंद का भार होता है 1.5 औंस। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे अगले पॉइंट को, जो कि कह रहा है कि विश्व का सबसे प्राचीन खेल कौन सा है। दोस्तों विश्व के सबसे प्राचीन खेल की बात करें तो वो खेल है पोलो, और भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान हुआ करते थे सीके नायडू, जबकि प्रथम एशिया कप का विजेता देश रहा था पाकिस्तान। कहने का मतलब है कि एशिया कप की जब शुरुआत हुई थी और एशिया कप का पहला जब मैच खेला गया था तो उसमें पाकिस्तान विजेता रहा था। जबकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों क्रिकेट, जबकि आधुनिक क्रिकेट का पिता माना जाता है इंग्लैंड के
या इंग्लैंड के विलियम गिलबर्ट ग्रेस को। कहने का मतलब है कि इंग्लैंड के विलियम गिलबर्ट ग्रेस जो हैं उनको ही आधुनिक क्रिकेट का पिता माना जाता है। जबकि प्रथम विश्व कप 2020 क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में सितंबर 2007 ईस्वी में। इसके बाद में बात करें तो प्रथम T20 विश्व कप खिताब जीतने वाला जो देश रहा था वो रहा था दोस्तों भारत। कहने का मतलब है कि वर्ष 2007 में ही सबसे पहली बार T20 विश्व कप का आयोजन किया गया था दक्षिण अफ्रीका में, और उस मैच में या प्रथम विश्व कप में 2020 का विश्व कप मैच में भारत विजेता रहा था, जो कि पाकिस्तान को 5 रन से हराया था। उसके बाद में बात करें ये मैच हुआ था दोस्तों वांडरर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग में। इसके बाद में बात करें तो T20 मैच की अवधारणा देने वाले जो खिलाड़ी हैं वे कौन है दोस्तों, तो वे है मार्टिन क्रो। कहने का मतलब है कि T20 मैच की अवधारणा देने वाले खिलाड़ी रहे थे मार्टिन क्रो, जो कि न्यूजीलैंड के पूर्व कैप्टन हुआ करते थे। इसके बाद में T20 विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार पाने वाला जो व्यक्ति रहा था वे रहे थे शाहिद अफरीदी। इसके बाद में कहने का मतलब यह है कि प्रथम T20 जो 2007 में आयोजन हुआ था उसमें पाकिस्तान विजयी रहा था, उसमें भारत विजयी रहा था, और फिर उस मैच में मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार पाने वाले थे दोस्तों शाहिद अफरीदी। जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 में शतक बनाने वाली प्रथम महिला रही है डिंड्रा डॉटिन। इसके बाद में पहले IPL टूर्नामेंट के बारे में बात करें तो पहला IPL टूर्नामेंट खेला गया था वर्ष 2008 ईस्वी में, और उसमें पहला विजेता टीम रहा था दोस्तों राजस्थान रॉयल्स, जबकि उप विजेता रहा था चेन्नई सुपर किंग्स। इस तरीके से रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है, तो दोस्तों रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं शोएब अख्तर, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट की टीम से खेला करते थे। इस तरीके से बात करें तो एक दिवसीय क्रिकेट का जनक माना जाता है ऑस्ट्रेलिया के गैरी पैकर को, जबकि एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी है दोस्तों सचिन तेंदुलकर, और ये कारनामा किए थे फरवरी 2010 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध ग्वालियर में। कहने का मतलब है कि वर्ष 2010 ईस्वी में जब दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच में क्रिकेट मैच चल रहा था ग्वालियर में, उसी मैच में सचिन तेंदुलकर जो कि क्रिकेट के भगवान के रूप में जाने जाते हैं वे ऐसा कारनामा किए थे कि एक ही मैच में, एक वनडे मैच में वे दोहरा शतक लगाए हुए थे या 200 से प्लस रन बनाए हुए थे। ऐसा कारनामा करने वाले वे विश्व के एकलौते खिलाड़ी बने हुए थे दोस्तों। इसके बाद में बात करें तो प्रथम भारतीय विश्व कप क्रिकेट खेला गया था वर्ष 1973 ईस्वी में इंग्लैंड में खेला गया था, और प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट का जो खिताब जीतने वाली टीम थी वह थी इंग्लैंड, जबकि उप विजेता टीम रही थी ऑस्ट्रेलिया। वहीं बात करें तो प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर रही थी अंजलि राजगोपाल, जबकि एशेज टेस्ट श्रृंखला खेली जाती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इसके बाद में क्रिकेट के पिता के बारे में बात करें तो क्रिकेट का पिता कहा जाता है CS मैरियोट, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं, उनको ही क्रिकेट का पिता कहा जाता है। जबकि भारतीय क्रिकेट का पिता कहा जाता है दोस्तों KS रंजीत सिंह को, और वनडे क्रिकेट में हैट्रिक बनाने वाले पहले क्रिकेटर की बात करें तो वे हैं दोस्तों पाकिस्तान के जलालुद्दीन, जो कि वर्ष 1982 ईस्वी में ऐसा कारनामा करने वाले पहले व्यक्ति रहे थे। इसके बाद में वर्तमान क्रिकेट विश्व कप विजेता इंग्लैंड रहा है, जबकि कटिंग एज आत्मकथा है दोस्तों जावेद मियांदाद की। उसके बाद में थर्ड एम्पायर के पहले शिकार होने वाले क्रिकेटर कौन है दोस्तों, वे हैं सचिन तेंदुलकर, जो कि भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं, और सचिन तेंदुलकर जो है वो पहले थर्ड एम्पायर के पहले शिकार बने थे। इसके बाद में टेबल टेनिस का पुराना नाम होता था दोस्तों पिंग पोंग। कहने का मतलब है कि पिंग पोंग जो है वो पुराना नाम है, और पिंग पोंग का ही नाम हो गया है अब टेबल टेनिस। जबकि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 ईस्वी से, और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एथलीट के बारे में बात करें तो वे एक एथलीट खिलाड़ी रहे थे दोस्तों गुरबचन सिंह रंधावा, जो कि पुरुष के वर्ग में 1961 ईस्वी में, और उसके बाद में स्टेफी डिसूजा जो कि महिला के वर्ग में 1963 ईस्वी में इस पुरस्कार को प्राप्त किए थे। वहीं अर्जुन तथा द्रोणाचार्य पुरस्कार के तहत दी जाने वाली जो राशि है वो 15 लाख रुपए होती है। इसके बाद में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम क्रिकेटर की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम क्रिकेटर रहे थे सलीम दुर्रानी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे अगले पॉइंट को। कह रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जिसकी शुरुआत वर्ष 1985 ईस्वी में हुई थी वह सबसे पहले किसको दिया गया था दोस्तों। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो ये दिया जाता है खेल प्रशिक्षकों को, और द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वर्ष 1985 ईस्वी से। वहीं द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम प्रशिक्षक की बात करें तो वे हैं
OM नाम्बियार, जो कि 1985 ईस्वी में दिया गया था। एथलेटिक्स के कोच हुआ करते थे। इसके बाद में बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा है, जिसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों, पहला विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता कब और कहां आयोजित किया गया था, इसके बारे में बात करें तो पहला विश्व कप फुटबॉल की प्रतियोगिता वर्ष 1930 ईस्वी में आयोजित किया गया था और यह किया गया था उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो में। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले पॉइंट को। कह रहा है कि प्रथम विश्व कप फुटबॉल विजेता देश रहा था उरुग्वे, जबकि उप विजेता रहा था अर्जेंटीना। वहीं भारत का सबसे पुराना या प्रथम फुटबॉल क्लब की बात करें तो वो रहा था मोहन बगान और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1889 ईस्वी में। जबकि कोपा अमेरिका कप संबंधित है फुटबॉल से और सर्वाधिक बार विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला देश रहा है दोस्तों ब्राजील। इसके बाद में भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना की बात करें तो भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना वर्ष 1937 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर? शिमला में हुई थी। जबकि फुटबॉल का ब्लैक पर्ल कहा जाता है पेले को। और भारत की सर्वाधिक पुरानी फुटबॉल स्पर्धा है दोस्तों डुरंड कप और इसका प्रथम आयोजन वर्ष 1988 ईस्वी में शिमला में किया गया था। वहीं बात करें तो क्रिकेट व फुटबॉल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है, जबकि भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। वहीं फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी अर्थात FIH की स्थापना हुई थी वर्ष 1884 ईस्वी में और हॉकी का पहला विश्व कप खेला गया था दोस्तों 1971 ईस्वी में। कहाँ पर? बार्सिलोना में। कहने का मतलब है कि प्रश्न कह रहा है कि हॉकी का पहला विश्व कप कब और कहाँ खेला गया था। दोस्तों, इसका पहला विश्व कप अर्थात हॉकी का पहला विश्व कप वर्ष 1971 ईस्वी में खेला गया था। कहाँ खेला गया था? तो ये खेला गया था बार्सिलोना में। जबकि भारतीय हॉकी टीम के प्रथम कप्तान ओलंपिक में बने थे दोस्तों जयपाल सिंह। इसके बाद में हॉकी ओलंपिक में शामिल हुआ था 1908 ईस्वी में। इसके पहले 1908 ईस्वी के पहले हॉकी जो है वो ओलंपिक में शामिल नहीं हुआ था और हॉकी खेल को वर्ष 1908 ईस्वी में ही या 1908 ईस्वी से ही ओलंपिक में शामिल कर लिया गया। जबकि भारतीय हॉकी संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? जैसी यदि इसके बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 70 मिनट की होती है और हॉकी इंडिया के पहले खिलाड़ी अध्यक्ष रहे थे दोस्तों दिलीप तिर्की। जबकि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अवधि होती है 90 मिनट की और उसके बाद में बात करें तो हॉकी एवं बैडमिंटन का जन्मदाता देश इंग्लैंड को माना जाता है। जबकि एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है वर्ष 1982 ईस्वी से और 16 फीट हिट पद संबंधित है हॉकी खेल से, जबकि बैडमिंटन नेट की ऊंचाई होती है 5 फीट 1 इंच की। वहीं बात करें तो बैडमिंटन को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था वर्ष 1992 ईस्वी को बार्सिलोना ओलंपिक में और बैडमिंटन की प्रथम स्पर्धा हुई थी गिलफोर्ड में। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन अर्थात IBF की स्थापना हुई थी दोस्तों वर्ष 1934 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय इंग्लैंड में था। इसके बाद में विंबलडन के बारे में बात करें तो विंबलडन ट्रॉफी किस चीज़ से संबंधित है या किससे संबंधित है? तो विंबलडन ट्रॉफी जो है दोस्तों वो लॉन टेनिस से संबंधित है और प्रथम विंबलडन का खिताब जीतने वाला खिलाड़ी रहा था स्पेंसर W गोरे। जबकि विंबलडन ट्रॉफी विजेता प्रथम श्वेत खिलाड़ी रहे थे आर्थर एस। इसके बाद में विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय एथलीट की बात करें तो वे थी सीमा अंतिल। कहने का मतलब है कि सीमा अंतिल वो भारत की प्रथम एथलीट रही थी जो कि विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक का खिताब जीती थी। इसके बाद में बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और फिर US ओपन को ये टेनिस की किस प्रतियोगिता की उपाधि दी जाती है? दोस्तों, इसे दी जाती है ग्रैंड स्लैम की। कहने का मतलब कि ग्रैंड स्लैम एक प्रतियोगिता है और ग्रैंड स्लैम में 4 प्रतियोगिताएं होती है। एक होता है दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद में फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और उसके बाद में US ओपन और चारों को मिलाकर ही एक ग्रैंड स्लैम का निर्माण होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है कि ग्रैंड स्लैम विजेता प्रथम पुरुष खिलाड़ी कौन है? वह है दोस्तों जॉन डोनाल्ड वज और ये कब जीते हैं? तो वर्ष 1938 ईस्वी में। वहीं ग्रैंड स्लैम विजेता प्रथम महिला खिलाड़ी की बात करें तो वे रही हैं मोरिना कालोनी। जबकि ग्रैंड स्लैम खिताब की एकमात्र विजेता खिलाड़ी हैं जर्मनी की स्टेफी ग्राफ वर्ष 1988 ईस्वी में। वहीं बात करें तो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने वाला प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी रहा था रामनाथन कृष्णन। जबकि ग्रैंड स्लैम संबंधित है दोस्तों टेनिस तथा गोल्फ से और ग्रैंड स्लैम जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी रहा है दोस्तों महेश भूपति और यह कारनामा किए हैं वर्ष
97 ईस्वी में। जबकि ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी रही हैं सानिया मिर्जा, जो कि विंबलडन में ग्रैंड स्लैम का खिताब जीती हैं। वहीं बात करें तो भारतीय धाविका पीटी उषा का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, भारतीय धाविका पीटी उषा की बात करें तो इसका नाम है पल्लबुल्लाखंडी थक्के परबिला उषा। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं पीटी उषा, जबकि भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना वर्ष 1951 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद में राष्ट्रीय मैराथन दौड़ पहली बार आयोजित हुई थी वर्ष 1987 ईस्वी में कोलकाता में। जबकि भारत में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, ये हुई थी वर्ष 1938 ईस्वी में। जबकि भारत ने पहली बार डेविस कप टेनिस में भाग लिया था वर्ष 1921 ईस्वी में फ्रांस के विरुद्ध। और जूडो के निर्णायकों को कहा जाता है दोस्तों सुशील। जबकि पंकज अडानी तथा गीत सेठी संबंधित है खिलाड़ी हैं दोस्तों ये स्नूकर और बिलियर्ड्स से। कहने का मतलब है कि पंकज अडवाणी का संबंध है दोस्तों स्नूकर खेल से, जबकि गीत सेठी का संबंध है बिलियर्ड्स से। उसके बाद में शतरंज बोर्ड में खानों की संख्या की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर के 64 खाने होते हैं और नेशनल टेनिस एकेडमी की स्थित है दोस्तों गुड़गांव में। जबकि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991-92 में हुई थी और इसमें पुरस्कार की राशि 25 लाख रुपए रखी गई थी। इसके बाद में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति की बात करें तो वे थे विश्वनाथन आनंद और इनका संबंध शतरंज से था। कहने का मतलब है कि शतरंज के फील्ड से या शतरंज की दुनिया से या शतरंज के खेल से विश्वनाथन आनंद अपना संबंध रखते हैं, जिन्हें कि सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में पुरस्कार की राशि 25 लाख रुपए होती है। इसके बाद में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला की बात करें तो ये महिला थी दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी। जबकि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है और ये किया गया है दोस्तों 6 अगस्त वर्ष 2021 ईस्वी को। कहने का मतलब है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले होता था और 6 अगस्त 2021 ईस्वी से इसका नाम बदल करके अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, जिसमें पुरस्कार की राशि 25 लाख रुपए ही रखी गई है। इसके बाद में राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थिति के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है, जबकि चाइना कप संबंधित है जिम्नास्टिक से। इसके बाद में इंग्लैंड स्थित ब्लैक हीथ स्टेडियम संबंधित है रग्बी के खेल से। जबकि फार्मूला 1 रेस में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय चालक की बात करें तो वे रहे थे दोस्तों नारायण कार्तिकेयन। जबकि रणजी ट्रॉफी की शुरुआत के बारे में बात करें तो रणजी ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है और इसकी शुरुआत वर्ष 1934 ईस्वी में की गई थी। जबकि मैराथन दौड़ की दूरी होती है दोस्तों 26 मील 385 गज की। इसके बाद में बात करें तो राष्ट्रीय मैराथन का पहली बार आयोजन वर्ष 1987 ईस्वी में किया गया। जबकि सॉल्ट लेक स्टेडियम के रूप में जाना जाता है दोस्तों विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन कोलकाता को। इसके बाद में भारत में बना दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? वह है दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि गुजरात में है। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात का जो ऐसा क्रिकेट स्टेडियम है जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसके बाद बात करें वेलिंगटन कप के बारे में या वेलिंगटन ट्रॉफी के बारे में तो वेलिंगटन ट्रॉफी नौका दौड़ से संबंधित है, जबकि वेलिंगटन कप संबंधित है दोस्तों घुड़दौड़ से। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर स्पष्ट होगा। वेलिंगटन एक ट्रॉफी है, वेलिंगटन ट्रॉफी नौका दौड़ से है, जबकि वेलिंगटन कप घुड़दौड़ से संबंधित है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे अगले पॉइंट को। इसके बाद दोस्तों हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं अगले टॉपिक के बारे में जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित होगा। इसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला पॉइंट है कि विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक अर्थात IBRD की स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत दिसंबर 1945 ईस्वी में हुआ, जिसके वर्तमान सदस्य संख्या 189 है। इसके बाद में बात करें तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ अर्थात IDA की स्थापना 24 सितंबर वर्ष 1960 ईस्वी को हुई थी, जिसमें 172 सदस्य देश थे। इसके बाद में बात करें तो IDA अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को विश्व बैंक की तीसरी खिड़की या रियायती ऋण देने वाली खिड़की या उदार ऋण खिड़की कहा जाता है।
IDA से प्राप्त ऋणों पर ब्याज नहीं देना होता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम अर्थात IFC की स्थापना जुलाई 1956 ईस्वी को हुई थी, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। इसके बाद में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF की स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौते के या ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्णयानुसार 27 दिसंबर वर्ष 1945 ईस्वी को हुई थी, जिसमें सदस्य देशों की संख्या 190 है। इसके बाद में IMF का मुख्यालय की बात करें तो IMF का मुख्यालय है दोस्तों वाशिंगटन DC में, जबकि विश्व बैंक दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। दोस्तों एशियाई विकास बैंक अर्थात ADB की स्थापना दिसंबर 1966 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है, जिसमें कि कुल मिलाकर के 68 सदस्य हैं। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात ILO की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 11 अप्रैल वर्ष 1919 ईस्वी को हुई थी और ILO में सदस्यों की संख्या की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर के 187 सदस्य देश हैं, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इस तरीके से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ILO का जो मुख्यालय है वो कहाँ है दोस्तों, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिसमें कि कुल मिलाकर के 187 सदस्य देश हैं। दोस्तों ILO को वर्ष 1969 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। जबकि खाद्य एवं कृषि संगठन के बारे में बात करें तो खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसे कि FAO के नाम से भी जाना जाता है, वो 16 अक्टूबर वर्ष 1945 ईस्वी से अस्तित्व में आया और इसका मुख्यालय रोम इटली में है। जबकि इसमें सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर के 197 सदस्य देश हैं। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के बारे में बात करें तो WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल वर्ष 1948 ईस्वी में की गई थी, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसमें कुल मिलाकर के 194 देश हैं। दोस्तों WHO की अध्यक्ष के बारे में बात करें तो WHO की अध्यक्ष बनने वाली भारत की एकमात्र महिला रही हैं राजकुमारी अमृत कौर। कहने का मतलब है कि भारत की एकमात्र ऐसी महिला है जिनका नाम है राजकुमारी अमृत कौर और ये WHO की अध्यक्ष बनने वाली एकमात्र भारतीय महिला हैं। जबकि यूनिसेफ के बारे में बात करें तो यूनिसेफ जो है वो एक अर्धशासित संस्था है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ अर्थात संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना महासभा के द्वारा वर्ष 1946 ईस्वी में की गई थी। वहीं गैट के बारे में बात करें GATT, गैट की स्थापना वर्ष 1947 ईस्वी में हुई थी, जबकि 1 जनवरी वर्ष 1995 ईस्वी से गैट को WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसमें कुल मिलाकर के 164 सदस्य देश हैं। इसके बाद में WTO का 164वां जो सदस्य देश है वह है दोस्तों अफगानिस्तान। कहने का मतलब है कि 164वां सदस्य अफगानिस्तान है किसका, तो WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन का। इसके बाद में WTO को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी भी कहा जाता है, जिसका प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन सिंगापुर में दिसंबर 1996 ईस्वी में हुआ था। और यूनेस्को की स्थापना की बात करें तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर वर्ष 1945 ईस्वी को हुई थी। जबकि यूनेस्को में सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर के 195 सदस्य हैं और यूनेस्को का मुख्यालय है दोस्तों पेरिस, फ्रांस में। जबकि राष्ट्रमंडल की स्थापना की बात करें तो राष्ट्रमंडल की स्थापना वर्ष 1931 ईस्वी में हुई थी और राष्ट्रमंडल का मुख्यालय है लंदन में, जबकि इसमें कुल मिलाकर के 54 सदस्य देश शामिल हैं। इसके बाद में भारत की बात करें तो भारत वर्ष 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि विश्व पर्यटन संगठन अर्थात WTO की स्थापना वर्ष 1925 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन में स्थित है। वहीं बात करें यूरोपीय संघ के बारे में, यूरोपीय संघ अर्थात EU की स्थापना वर्ष 1957 ईस्वी में रोम की संधि के तहत हुई थी, जिसमें कुल मिलाकर के 27 सदस्य देश हैं। दोस्तों यूरोपीय संघ के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है और यूरोपीय संघ अर्थात EU से अलग होने वाला पहला देश ब्रिटेन है। कहने का मतलब है कि यूरोपीय संघ से ब्रिटेन जो है वो अलग हो चुका है और सर्वप्रथम 1 जनवरी वर्ष 1999 ईस्वी से 11 देशों ने यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था।
इसके बाद में बात करें तो यूरो को वैधानिक मुद्रा अर्थात बैंक नोट एवं सिक्के के रूप में 1 जनवरी वर्ष 2002 ईस्वी को अपनाया गया और वर्तमान में यूरो 19 देशों की मुद्रा हो चुकी है, जबकि यूरो अपनाने वाला 19वां देश है दोस्तों लिथुआनिया। इसके बाद में सार्क के बारे में बात करें, सार्क अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन, इसकी स्थापना 7 से 8 दिसंबर वर्ष 1985 ईस्वी को हुई थी, जिसकी सदस्य संख्या 8 है। कहने का मतलब है कि 8 देशों के मिलने से ही एक सार्क का निर्माण हुआ है और इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय अर्थात सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। दोस्तों सार्क के प्रथम शिखर सम्मेलन की बात करें तो इसका प्रथम शिखर सम्मेलन वर्ष 1985 ईस्वी को ढाका बांग्लादेश में हुआ था, जिसमें अध्यक्ष HM इरशाद को बनाया गया था। कहने का मतलब है कि अध्यक्ष HM इरशाद की अध्यक्षता में ही पहला शिखर सम्मेलन या सार्क शिखर सम्मेलन हुआ था दोस्तों 1985 ईस्वी में ढाका बांग्लादेश में। इसके बाद में सार्क के जो 8 सदस्य हैं उसके बारे में बात करें तो सार्क के 8 सदस्य हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और फिर अफगानिस्तान। ये 8 के 8 जो देश हैं दोस्तों ये सार्क के देश हैं। जबकि भारत में प्रथम सार्क अर्थात दक्षिण सम्मेलन नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की अध्यक्षता में नवंबर 1986 ईस्वी में की गई थी। वहीं रेड क्रॉस के बारे में बात करें तो रेड क्रॉस अर्थात ICRC रेड क्रॉस की स्थापना वर्ष 1863 ईस्वी में की गई थी हेनरी ड्यूरांट के द्वारा, जबकि रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है और रेड क्रॉस को 3 बार शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और ये मिला है दोस्तों वर्ष 1917 में, 1944 में और फिर 1963 ईस्वी में। ये तीनों बार ही रेड क्रॉस को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। जबकि रेड क्रॉस की स्थापना दिवस के बारे में बात करें तो रेड क्रॉस दिवस के बारे में बात करें तो इसका रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को और एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन लंदन में पीटर वेनसन के द्वारा वर्ष 1961 ईस्वी में 28 मई को की गई थी। दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है तो यह है लंदन में, जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों के हनन की जांच करता है जिसे कि सन 1977 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। इसके बाद में इंटरपोल के बारे में बात करें तो इंटरपोल अर्थात अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की स्थापना वर्ष 1923 ईस्वी में हुई थी और जिसका मुख्यालय अर्थात इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन अर्थात नैम की स्थापना की बात करें तो ये 25 देशों के द्वारा इसकी स्थापना वर्ष 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुई थी। इसके बाद में नैम के सदस्य के बारे में बात करें तो नैम अर्थात NAM सदस्य संख्या 120 है और पहला शिखर सम्मेलन वर्ष 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में ही हुआ था। जबकि नैम के संस्थापक एवं प्रणेता के बारे में बात करें तो वे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद में नासिर तथा मार्शल टिट्टो हुआ करते थे। नैम का सचिवालय काठमांडू नेपाल में है। जबकि अरब लीग के बारे में बात करें तो अरब लीग दोस्तों अरब राष्ट्रों का एक संघ है जिसकी स्थापना 22 मार्च वर्ष 1945 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय काहिरा मिस्र में है। जबकि इसमें सदस्यों की संख्या के बारे में बात करें तो अरब लीग में कुल मिलाकर के 22 सदस्य हैं। इसके बाद में CTBT की स्थापना के बारे में बात करें तो CTBT की स्थापना 19 नवंबर वर्ष 1996 ईस्वी को हुई थी। आगे बढ़ते हैं। ओपेक के बारे में बात करें दोस्तों तो ओपेक की स्थापना 14 नवंबर वर्ष 1960 ईस्वी को बगदाद में हुई थी जिसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। जबकि इसमें सदस्यों की बात करें तो इसमें सदस्यों की संख्या 13 है। इसके बाद में नाटो के बारे में बात करें NATO नाटो की स्थापना 12 देशों के द्वारा 4 अप्रैल वर्ष 1949 ईस्वी को की गई थी और नाटो का फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों तो ये होता है उत्तर अटलांटिक समझौता संगठन। अर्थात नाटो के बारे में बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और नाटो के सदस्य देशों की संख्या 30 है। कहने का मतलब है कि नाटो जो संगठन है उसमें कुल मिलाकर के 30 सदस्य देश हैं। और आसियान के बारे में बात करें तो आसियान का गठन 8 अगस्त वर्ष 1967 ईस्वी को हुआ था जिसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है और इसमें सदस्य देशों की संख्या 10 है। इसके बाद में एपेक के बारे में बात करें तो एपेक की स्थापना नवंबर 1989 ईस्वी में हुई थी जिसका मुख्यालय सिंगापुर में है और इसमें कुल मिलाकर के 21 सदस्य हैं। उसके बाद में नाफ्टा के बारे में बात करें तो नाफ्टा की स्थापना वर्ष 1992 ईस्वी में हुई थी और यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन अर्थात इफ्टा की स्थापना स्टॉकहोम में 3 मई 1960 ईस्वी को की गई थी। दोस्तों G8
अर्थात 8वां G8 का 8वां सदस्य है दोस्तों रूस, जिसकी स्थापना अर्थात G8 की स्थापना के बारे में बात करें तो G8 की स्थापना 1975 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी, जिसका पहला शिखर सम्मेलन फ्रांस में पेरिस के निकट राम्बोनी-लेट में नवंबर 1975 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद में G8 का मतलब होता है दोस्तों डेवलपिंग 8 और इसका गठन जून 1997 ईस्वी को इस्तांबुल में किया गया था। वहीं G15 की स्थापना की बात करें तो G15 की स्थापना सितंबर 1989 ईस्वी में की गई थी, जबकि G15 का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। और वहीं G20 के बारे में बात करें तो G20 की स्थापना दिसंबर 1999 ईस्वी में बर्लिन में हुई थी और इसका प्रथम बैठक वाशिंगटन में 2008 ईस्वी में इसकी प्रथम बैठक की गई थी। वहीं बात करें दोस्तों तो G20 वस्तुतः सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की वार्षिक बैठक है, जबकि अंकटाड की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी, जिसमें प्रतिदिन या जिसके प्रतिपादन का श्रेय डॉक्टर राउल प्रेबिस को जाता है और इसका मुख्यालय है दोस्तों कहाँ, जिनेवा में। इसके बाद में बात करें तो इब्सा की स्थापना की बात करें तो इब्सा की स्थापना वर्ष 2003 ईस्वी में की गई थी, जिसमें सदस्य देश हैं दोस्तों भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद में आर्थिक संगठन ब्रिक्स की स्थापना वर्ष 2009 ईस्वी में येकातेरिन वर्ग रूस में की गई थी, जिसमें कुल मिलाकर के वर्तमान में 5 सदस्य हैं और ये पांचों सदस्य देश हैं दोस्तों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और फिर दक्षिण अफ्रीका। इन्हीं 5 देशों से या इन्हीं 5 सदस्य देशों से मिलकर के दोस्तों ब्रिक्स का निर्माण होता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो हिम्मत छेस जिसका पूर्व नाम हुआ करता था M7, इसकी स्थापना 5 मार्च 1997 ईस्वी को पोर्ट लुई मॉरिशस में हुई थी। जबकि संघाई के बारे में बात करें तो संघाई 5 रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एवं किर्गिस्तान का समूह है। इसके बाद में दोस्तों जिसका पहला शिखर सम्मेलन वर्ष 1966 ईस्वी में संघाई में किया गया था और जून 2001 ईस्वी में छठे राष्ट्र उज्बेकिस्तान के शामिल हो जाने से अब यह संघाई 6 हो चुका है। उसके बाद में कोलंबो योजना के बारे में बात करें तो कोलंबो योजना का प्रारंभ 1950 ईस्वी से हुआ, जिसका सचिवालय कोलंबो श्रीलंका में है। उसके बाद में दोस्तों मार्कोसूर की बात करें तो मार्कोसूर जनवरी 1994 ईस्वी को प्रभावित हुई थी, जबकि इस्लामिक सम्मेलन संगठन अर्थात OIC की स्थापना मई 1971 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय जेद्दा सऊदी अरब में है तथा इसमें कुल मिलाकर के 57 सदस्य देश हैं। जबकि इसके बाद में बात करें तो बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लग्जमबर्ग का व्यापारिक संघ बेनेलक्स की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। कहने का मतलब है कि बेनेलॉक्स एक संस्था है जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी और इसमें कौन कौन से संघ शामिल हैं तो वे दोस्तों बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लग्जमबर्ग का व्यापारिक संघ। और इसके मुख्यालय के बारे में बात करें तो बेनेलक्स की मुख्यालय है दोस्तों ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। जबकि गुआम के बारे में बात करें तो गुआम का गठन मई 2006 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों इसके साथ ही हम लोग आज के सेशन को यहीं पे स्थगित करेंगे और फिर इसके बाद जब हम लोग अगले सेशन में प्रवेश करेंगे तो हम लोग क्वेश्चन बैंक को देखना प्रारंभ करेंगे कि रेलवे की परीक्षा में या रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर उसमें एक छोटे टॉपिक को भी कवर करते हुए चलेंगे। फिलहाल आज के सेशन को हम लोग यहीं पर स्थगित करेंगे और फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।